पूछी गई है कि वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, गरीबी की बात करते हैं, जाति को नकारते हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि वो तो खुद ओबीसी उससे आते हैं, ओबीसी कार्ड खिलते हैं। और ये मुद्दा राहुल गांधी भी बहुत उठा रहे हैं जहां भी जाते हैं चुनाव प्रचार करने। देखिए, सबसे पहली बात तो है, अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि बीजेपी को बुरा क्यों लगता है कि जब ओबीसी की बात की जाती है। हमको बुरा इसलिए लगता है कि आप ओबीसी की बात करते हैं, पर जब टिकटों देने की बारी आती है तो आपने 5 राज्यों में हमसे कम ओबीसी को टिकट दी। आप ओबीसी की बात तो करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, पर आप जवाब नहीं देते। तो आपने गुगली फेंक दी। 2011 का सेंसस आपने क्यों करवाया, उसका रिजल्ट आपने 2014 तक नहीं दिया। आप जवाब नहीं देते कि आपके पी चिदम्बरम ने खड़े होकर क्यों पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस अगर ये रिजल्ट निकाल देंगे। मैं गंभीर बात जा रहा हूं, बीच में टोका टिप्पणी चलती रहेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। राहुल लाल जी, आपको भी बोलने का राहुल जी, मैं चुप बैठता हूं। अच्छा नहीं, मैं राहुल जी से बोलता हूं। राहुल जी बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए, सब लोग अपनी बात रख रहे थे, मैं पक्का आपको मौका दूंगा। मेरी आदत है हर किसी को पूरी बात रखने देने की, सबको मौका मिलता है। जरा एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, मैं शालीनता से अपनी बात रखता हूं, बोलिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। आपने पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री जी बताते हैं। देखिए, दो तरफ की बात नहीं हो सकती। हम तो 2014 से एक ही बात कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हमने कहा कि देश में सबसे बड़ी जाति है गरीब जाति। हमने कहा अंत्योदय का हम सपना लेकर के चल रहे हैं, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को हम आगे लेकर के जाएंगे। पर जब आप ओबीसी करते हैं तो आपका भी तो पर्दाफाश करना पड़ेगा ना। बताना पड़ेगा कि आपको ओबीसी की याद तब आई जब देश में प्रधानमंत्री ओबीसी है। बताना पड़ेगा कि आपको ओबीसी की याद तब आई जब देश के सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में केंद्रीय मंत्री ओबीसी है। बताना पड़ेगा कि जब देश का राष्ट्रपति दलित होता है, जब देश का राष्ट्रपति एसटी समुदाय से आते हैं, तब आपको पिछड़ों की याद आती है। उससे पहले पिछड़ों की याद नहीं है। ये देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी। क्योंकि देखिए, होमवर्क सिद्धार्थ यादव जी ऐसा करके आए हैं कि जब ओबीसी के बारे में पूछा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि भैया कितने अधिकारी, कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, तो सिद्धार्थ यादव ने पूछ लिया, बीजेपी ने पूछ लिया कि भैया आपने कितने ओबीसीओं को टिकट दिया, जरा ये बताइए। राहुल जी, हाँ, आप जवाब देना चाह रहे हैं। हालांकि ये जवाब तो जिंदल जी से बनता है, लेकिन राहुल जी, हाँ, आ रहा हूं। मैं कांग्रेस की तरफ से ही है, कोई बात नहीं दे सकते। मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, आप एक तो राजनीतिक भागीदारी कितनी है वो, और दूसरी की आपका जो हमारा नौकरशाही है, जो निर्णय लेता है, वहां पे भागीदारी कितनी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है कि वो कितने टिकट दे रही, आधार के ऊपर वो भागने का प्रयास नहीं कर सकते कि आप ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जो है कि वहां पे भागीदारी की आप गिनती न कराएं। चलिए, मैं मानता हूं कि हिमांशु जी, ओबीसी आरक्षण 1992 में लागू हुआ, चलिए ओबीसी की संख्या कुछ कम हो भी सकती है केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी में 90 लोगों में, मान लेता हूं। लेकिन एसटी का तो भाई पहले से आरक्षण लागू है, फिर वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उनके साथ भेदभाव की स्थितियां क्यों आ जाती है। और मैं सीधा सवाल है कि अगर आप आरक्षण का समर्थन करते हैं तो फिर वैसे स्थिति में हम लोग ओबीसी या जातिगत जनगणना का विरोध कैसे कर सकते हैं। आप कोई जाति अगर मान लीजिए इतने लंबे, मतलब मुख्य मुद्दा यहाँ पर जातिगत जनगणना का है। लोकेश जिंदल जी, मुख्य मुद्दा यही है। आप मुझे 15 सेकंड दीजिए हिमांशु जी, बस। अच्छा ठीक है, 15 सेकंड ले लीजिए। लोकेश जी, 1 मिनट रुक जाइए, 15 सेकंड फिर आता हूं। हाँ, मैं बस 15 सेकंड लेता हूं। ये सेक्रेटरी करते रहते हैं, जवाब नहीं देंगे कि जिन प्रदेशों में इनका शासन है वहां चीफ सेक्रेटरी ओबीसी क्यों नहीं है, उस पर नहीं बोलते। मैं एक बात आज कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं। जब पहली बार देश में पिछड़ों को मजबूत करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का बिल लाया गया था, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, कांग्रेस पार्टी ने सदन में उसका विरोध क्यों किया? 2017 में आप क्यों उसके विरोध में गए? आपने क्यों खिलाफ वोट किया? हमारी सरकार लेकर अब ये राहुल जी, ये सवाल अब आपसे नहीं होगा। देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और देखिए लोकेश जी यहाँ पर मुस्कुराए, यानी उनके पास जवाब है। तो लोकेश जी, आप ही जवाब दीजिए। यादव जी, आपको मालूम होगा कि ओबीसी जो है प्रत्येक राज्य के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर है। आप जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का बिल लेकर आए थे, उसमें आपका केवल एक मुद्दा था कि ओबीसी को आप केंद्रीकरण की तरफ ले जाएं। केवल जो है केंद्र की सरकार ये निर्धारित करेगी कि किस वर्ग को ओबीसी का दर्जा दिया जाए और किसे नहीं। आप राज्यों से उनका हक छीनना चाहते थे और आप ओबीसी से उनका राज्य स्तर के ऊपर जो उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी उसका हक छीनना चाहते। ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं। और रही दूसरी बात, जवाब दे देता हूं। अगर मैं आपको बात कर, अभी आप बीच में नहीं टोकेंगे, अभी आप बात सुनेंगे। देखिए यादव जी, आपने बात की आरक्षण की और आपने बात की कास्ट सेंसस की। तो मैं आपको ये बता दूं कि आरक्षण महत्वपूर्ण है समाज में समानता लाने के लिए, लेकिन आरक्षण में काफी त्रुटियां रही है और समाज में काफी बदलाव आ चुका है। इस बदलाव का आकलन करने के लिए, इस बदलाव को समझने के लिए कास्ट सेंसस अनिवार्य है। कास्ट सेंसस द्वारा ही हम वो डेटा लेकर आ पाएंगे जिससे हमें समाज में बदलाव क्या हुआ है और किस बदलाव की हम आशा चाहते हैं उसके बारे में हमें पता लग पाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस बात का विरोध करना चाहिए। हाँ, अगर आपके
आपके मन में ओबीसी के प्रति एक भेदभाव है और आप चाहते हैं कि समाज में भेदभाव बरकरार रहे और कुछ ही लोगों के लिए सब कुछ दिया जाए और कुछ लोगों को तो सिद्धार्थ यादव जी, बात यह है कि जनता तक कांग्रेस का ये पहुंचाने का संदेश है, जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव करते हैं और ओबीसी की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है ओबीसी पर ध्यान देने की तब ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी लोकेश जी का जवाब दे देता हूं। मेरे को लगता था कि वो पेशे से वकील हैं और इसलिए उनको भी जानकारी होनी चाहिए। जो अभी बिल पास हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 337 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो बिल ये प्रावधान करता है कि जो देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करके क्वासी जुडिशियल पावर रखे। जैसे SC ST का आयोग है उस तर्ज पर पिछड़ों को लाया जाए। कोई भी पिछड़ों की समस्या अगर उस आयोग के पास जाती है तो वो आयोग देश भर में किसी भी राज्य से किसी को भी तलब करके पिछड़ों की आवाज को उठा सकता है। उस बिल का आपने विरोध किया और किसी का नहीं किया, और आपके विरोध के बावजूद ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जो उस आयोग को वो संवैधानिक दर्जा दिलवा पाई। आपके विरोध के बावजूद, क्या आपको पता है? दूसरी बात, अब लोकेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कोई पॉइंट शायद उठा रहे हैं, तो अगर कहीं किसी बात से आपत्ति है तो वो पॉइंट तो सामने आना चाहिए। हाँ जी, अब बोलिएगा। मैं दूसरी बात बोलता हूं। आपने बोला कि जातिगत जनगणना से पता चलता है, ऐसा होता है वैसा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अमित शाह जी ने बोला है कि सभी त्रुटियों को पार करके हम कर देंगे। जातीय जनगणना है, सेंसस होना है, क्यों नहीं हो पाएगी, इस पे बहस लंबी हो चुकी है, इस चैनल पे भी हो चुकी। एक प्रश्न का तो जवाब दीजिए कि पी चिदम्बरम जी ने क्यों पार्लियामेंट में सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा था, इफ वी रिलीज दिस डेटा इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। ये आप मंत्री ने क्यों कहा था? कट टू कट सवाल, सत्ता में थे, अच्छा कट टू कट सवाल है, कट टू कट सवाल है, कट टू कट जवाब लेंगे बस। हाँ लोकेश जी इसका जवाब दीजिए। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। 2014 में ये पूरा का पूरा डेटा जो है केंद्र सरकार को दे दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2015 और 2016, एक मिनट अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने उत्तर दिया था पार्लियामेंट में कि इस डेटा के अंदर कुछ त्रुटियां हैं जिनके कारण ये डेटा पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा है, और उस बयान में ये भी कहा था कि 2 या 3% त्रुटियां हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या केवल 1 या 2% त्रुटियों के लिए आपने पूरा का पूरा डेटा जो है चिदम्बरम पर भी बोलिए, सदन के पटल में बोली हुई बात पर भी बोलिए। पी चिदम्बरम पे आ रहे हैं, पी चिदम्बरम पे आ रहे हैं। एक मिनट, जो आप नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, इसका गठन 1993 में हुआ था। जो आप इतनी सारी डिटेल, लेकिन वो कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब एक बार दे दीजिए ना लोकेश जी, वो पी चिदम्बरम वाला जो सवाल है। एक मिनट, मैं इनके कुछ तथ्य सही कर दूं, क्योंकि क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिकेशन जो है, जो हकीकत है उससे बहुत अलग होती है। नेशनल कमीशन में हुआ था, संवैधानिक दर्जा 2017 में मिला, मुझे पता है बात। नहीं, लेकिन सुनिए एक मिनट देखिए, सब लोगों की बात सुनी। लोकेश जी सुनिए ना, एक कट टू कट जवाब देखिए बनता है। बहुत सारे लोग है ना ये जानना चाहते हैं, ये सवाल कट टू कट उठाया पी चिदम्बरम वाला, तो उसका कट टू कट जवाब भी प्लीज। क्या प्रश्न क्या था, फिर से कहे यादव जी, कट टू कट पूछिए। पूछा 2013 में सदन के पटल पर खड़े होके पी चिदम्बरम ने ऐसा क्यों कहा, इफ वी रिलीज दिस डेटा इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? देखिए यादव जी, मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस बात को लेकर आ रहे हैं, लेकिन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक मिनट, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो 2013 में तैयार हुआ ही नहीं था। 2011 में उसका गठन किया गया था और 2 अथॉरिटीज अलग अलग बैठी थी। एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर थी, जिसका एक अलग रजिस्ट्रार ने जिसका डेटा किया था, और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का वो